नमस्ते। आज ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है और ये विशेष इसलिए है क्योंकि हम, आप जो भी इसको देख रहा है, सब लोग इससे प्रभावित हैं। एक बड़ी खबर आई है लेकिन वो बड़ी खबर बनी नहीं और वो खबर ये थी कि इस देश की 53 दवाइयाँ को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, सीडीएससीओ, जो सरकारी है, उसने इन 53 ड्रगों को फेल किया। मतलब अगर कहीं तो मतलब वो फेल हुई और उसको उन्होंने कहा एनएसक्यू। अब उनके टेक्निकलिटी में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसको उन्होंने कहा कि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब हमारे यहाँ क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी है क्या नहीं है ये भी एक अपने में विषय है, क्योंकि कई लोग कहते हैं अगर खड़िया भी खिला दिया जाए तो वो भी दवा मान ली जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो तीन और आयाम हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं बता दूं, मुझे वो ज्ञान नहीं था। एक दिलीप मंडल साहब हैं, मोदी जी के बड़े फैन हैं आजकल और मोदी जी की काफी कसीदे पढ़ते रहते हैं हर चीज में। उनका एक अजीब सा हुआ है, मैं वो एक कुछ वहां से ले रहा हूँ। उनका कहना है कि इस भारत में 3000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और 10,500 दवा की फैक्ट्री हैं। ये मुझे इसका मतलब ये मैं उन्हीं से डेटा ले रहा हूँ, मुझे मेरे पास नहीं है। मेरे साथ एक बहुत ही प्रबुद्ध पैनल है। दिनेश ठाकुर साहब हैं। दिनेश ठाकुर साहब अमेरिका में रहते हैं, हिंदुस्तानी, और हमें गर्व इस बात का है कि ये पिछले काफी सालों से, मतलब कई एक दशक से ज्यादा से, ये केवल मानवता में अपना समय लगाते हैं। जहां जहां ये गलती होती है, जहां जहां ये होती है, उसके लिए रहते हैं। दिनेश जी का मैं एक और परिचय बता दूं। जब मैंने आज दो तीन लोगों, बड़ी कंपनी के लोगों से बात की, नाम लेना उचित नहीं है, पहले हाँ हाँ बोले। जैसे हुआ कि दिनेश ठाकुर साहब को भी मैंने पकड़ा, तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर वो किसी बहाने से या तो उनका पेट खराब हो गया या किसी के बीबी का सिर में दर्द हो गया, कुछ ना कुछ समस्या आप वो आ गई। अब हो सकता है अभी नाम से आ जाती हो, इस तरह का बुखार वहां से भी चढ़ जाता हो। तीन लोगों ने, और वो है, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको देख रहे होंगे। मेरे साथ अरुण अग्रवाल साहब है। अरुण अग्रवाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय बताया, लेकिन अब ये जनहित के मामलों में बहुत ज्यादा फोरफ्रंट पे, बहुत दिनों से थे, लेकिन अब ये फुल टाइम जैसे जनहित के कामों में रहते हैं। शीतल पी सिंह से आप सब लोग वाकिफ हैं, मेरे साथ हैं। और शीतल जी का एक यूएसपी ये है, शीतल जी बहुत चलते हैं भाई। मतलब मेरे भाई थे, मैं उनको मानता था कि वो बहुत चलते थे, लेकिन एक दूसरा शख्स मुझे दिखा है जो शायद उतना ही चलता है। ये हरदम मतलब मूविंग उसमें रहते हैं। दिनेश जी, शुरुआत आपसे इसलिए कर रहे हैं कि हम सब लोगों में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड टू मेक अस अंडरस्टैंड। अच्छा, ये है कि हमारे जरा जनता को भी समझाने की दृष्टि से है। तो पहला जो है आपसे कि क्या ये पहली बार इतने थोक में सरकारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज में ये दवाएं फेल हो रही हैं, और जिसमें सरकारी कंपनी भी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की भी कुछ दवा फेल हुई है, और नाम सुन के लगता है पैरासीटामोल, शलकैल, विटामिन, टेलमीसाट, मतलब ये सब वो दवाइयां जो सुनते रहते हैं इधर उधर, यहाँ से आता रहता है। ये क्या हुआ है, इसको जरा एक इसका बैकग्राउंड बता दीजिए, फिर हम लोग इसको आगे करेंगे। और अरुण जी और शीतल जी, आपसे आग्रह ये है, चूंकि ये खूब नॉलेजेबल है, आप लोग भी फ्री हैं इनसे, अगर आपके मन में कुछ आए तो इनसे उसको क्लैरिफाई करने। धन्यवाद आनंद जी, पहली बात है प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है सोचने के लिए। दूसरी चीज ये है, शीतल जी एक फार्मा कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, ये जानते हैं कि मतलब प्रक्रिया कैसे चलती है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जहां भी मतलब उनसे उनकी नॉलेज हो तो जरूर बोलें साथ में। होता क्या है ना आनंद जी, कि हमारे पास में दवाइयाँ इस तरह से बिकती है, जैसे मिठाई बिकती है, कैंडी बिकती है। कोई भी चला जाता है केमिस्ट के शॉप पे, कहता है कि ये दवा दे दे। और होता इसलिए है कि शहरों में तो ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं शहरों में ठीक है, लेकिन गाँव में ना प्राइमरी हेल्थ केयर चलते नहीं है, ना डॉक्टर होते हैं। आप जाते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में, लंबी लंबी लाइनें लगती है वहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं कि मतलब दवाई की दुकान के पास आते हैं, कहते हैं कि भैया सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ दे दे इसके लिए। और होता क्या है इसके अंदर ना कि इसके बगैर प्रिस्क्रिप्शन दवाई जब बिकती हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि दवाई गुणवत्ता की ठीक है नहीं है, काम करेगी नहीं करेगी। देखिए कोविड के समय कितने हमने देखा कैसी कैसी दवाइयाँ बेची गई। फैविपिराविर करके एक दवाई थी जिसके कारण एक कंपनी थी, बता रहा हूँ नाम है, ग्लेनमार्क, उन्होंने अपने क्वार्टरली अर्निंग्स में बताया कि 700 करोड़ रुपए कमाया उस दवाई के कारण, और दवाई कुछ भी नहीं करती थी कोविड की। अब हमारे बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कोरोनिल बेची, प्राइवेट में नहीं,
अब मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने खरीद के बेची उसको, डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, कुछ भी नहीं होता उस दवाई का। तो ऐसे ऐसी चीजें होती है, पर क्या है ना कि जब हमको मतलब जब बीमारी होती है तो इतना सोचने का समय मिलता नहीं है हमारे पास कि भी सोचें कि दवाई काम कर रही है, डॉक्टर ने जो दवा दिया है नहीं ठीक है नहीं है। तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो सोचने का थोड़ा समय जरूर लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे पास। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार नहीं हुआ है, इस बारी क्या किया है, क्योंकि मैं लिखता रहता हूँ, कई और लोग भी हैं कि इसके बारे में कहते रहते हैं, प्रेशर जो बना रहे हैं हम लोग ये रेगुलेटर के ऊपर, जिसका नाम आपने लिया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले भी ना ये लोग दवाइयां कहते थे कि इतनी दवाइयां टेस्ट की है, इतनी फेल हुई है, पर नाम कभी नहीं बताते थे कंपनियों का, क्योंकि अब पिछले 2 साल से प्रेशर बन रहा है इनके ऊपर। पहली बार इन लोगों ने नाम बताया है कि भाई ये कंपनियां हैं, ये इनकी दवाइयां हैं और ये फेल हुई है, क्योंकि पहली बार उन्होंने नाम बताया, इसलिए इतना हवा हो रहा है। और जिनका नाम लिया आपने, जो स्पोक्स पर्सन है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो आके ऐसे दलील दे रहे हैं कि भैया हमारे पास इतनी कंपनीज हैं, इतनी दवाइयां हैं। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि भैया इन 50 दवाइयां जो फेल हुई हैं, ये कितनी भी की हमारे यहाँ, कितने लोगों ने ली है। और इसमें ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए ली जाती है। पैरासिटामोल तो सब जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हेपरिन करके दवाई है, इंजेक्टेबल है, इसमें कंटामिनेशन पाया गया था। आपको याद होगा कोविड के समय पे रेमडेसिविर की दवाई थी जो कंटामिनेशन के कारण लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई आके इस तरह से कह दे कि भैया लोग इतनी इतनी हमारी कंपनीज हैं और इतनी दवाई बना दी है, कौन सी बड़ी बात होगी भैया, जिसके घर में जान जा रही है तब वो लोग कहेंगे ना। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, और शीतल जी और अरुण जी से भी कुछ बात करेंगे, इनसे भी राय लें कि ये मुद्दा जरूरी है कि नहीं। मैं फर्स्ट राउंड में आप सब लोग एक ओपनिंग रिमार्क दे देंगे। अरुण भाई आप जरा ये बताइए, क्योंकि इसका एक बहुत मतलब ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है कहीं ना कहीं से जन विश्वास एक्ट से। क्योंकि जब जन विश्वास एक्ट आया, इसको बहुत लीनियंट कर दिया गया कि अगर आप कोई भी दवा दे दीजिए, कुछ ऐसी छोटा मोटा आपको पेनलाइज कर दिया जाएगा, कंपाउंडेबल है, ये नहीं होगी। मतलब नकली दवाई बनाने वालों को एक तरह से इंसेंटिव दिया गया। मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ। मैं जरा जन विश्वास एक्ट और ये ओवरऑल जो हुआ है उस पर एक आपका ओपनिंग हम लोग कमेंट ले लेंगे, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए आनंद जी, ठाकुर साहब ने एक बड़ी वो कोविड वाली बात कही। मैं आपके चैनल पर एक कोविड का बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमारे ये सारा जो हो रहा था कार्यक्रम, तो इसके मेन सर्वे सर्वा थे एक बलराम भार्गव, एम्स के थे, और वो वही उन्होंने ही कहा कि ट्रैवल बैन कर दो ये वो, और किताबें लिखी गोइंग वायरल। उसमें वहां पर एक जगह वो लिखते हैं कि जैसे जैसे वायरस का स्ट्रेन बदला, हमने जो है उस स्ट्रेन को सप्लाई किया भारत बायोटेक को। आप याद करिए कि पहला अल्फा चला, फिर बीटा चला, फिर वो डेल्टा चला। बहुत ज्यादा मौतें हुई डेल्टा में। कब हुई? 2021 के मई में जो हुआ, उस समय वैक्सीनेशन आ चुका था। और हमारे पास, इस बात को ठाकुर साहब समझेंगे बड़े अच्छे से, नो लेस देन ICMR NIV का लिखित में दिया हुआ है कि जो हमने स्ट्रेन सप्लाई किया भारत बायोटेक को, वो अप्रैल 2000 का था, और उसके बाद कोई भी हमने स्ट्रेन नहीं सप्लाई किया। इसका मतलब कि जो वैक्सीन हम लोगों को 2021 में दी गई, दैट वाज टोटली इनइफेक्टिव। और इसके कारण जो डॉक्टर लोग थे, इन पर्टिकुलर आप लोग सब कोई जानते होंगे, डॉक्टर अग्रवाल वहाँ के हमारे ही नाम के वो टाइटल के दिल्ली के जो थे, उन्होंने डबल वैक्सीन ली। रोज लोगों को वो जो है नसीहत देते थे, फ्री वो चलाते थे क्लिनिक, वो भी उसमें बेचारे चले गए। दूसरी बात, हमारे जैसे लोग जो इस बात को समझते थे, बहुत दिन तक वैक्सीन से बचे क्योंकि ये स्प्यूरियस वैक्सीन थी। मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूं कि कोर्ट में जाके वहां के उससे जो है मैंने वैक्सीन ली 2022-23 के उसमें, वो जब कोवोवैक्स को ये अलाउ नहीं कर रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि ये ड्रग एरिया में पॉलिटिकल डोनेशन आ गया है। आप बहुत सारी जो कंपनियों का नाम आप अगर देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड में,
तो उसमें दवा की कंपनियां भी हैं। तो एक पर्टिकुलर कंपनी का मैं नाम लेता हूं क्योंकि वो फैक्ट है, ये है कडिला, यहाँ गुजरात की। उन्होंने 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए दिए, इनको पहले ही से देते आ रहे हैं, गुजरात के हैं तो चाहते हैं। और उनको भी एक ड्रग का वो मिला, सबक्यूटेनियस का, वो कहते हैं कोविड में, जो कि वो इस्तेमाल मैंने वो बाद में फेल कर गया क्योंकि उसमें दम ही नहीं था। तो कोविड एक ऐसा वो हो गया कि पैसे कमाने वाला वो काम हो गया, जहां आपने बाबा रामदेव ने भी अपना वो चालू किया प्लेसबो लगा के कि भाई पैसा कमावे। दूसरी बात तो सबसे बड़ी जो आप कह रहे थे, हमें याद है कि कोई कांड हुआ था और सुषमा स्वराज उस समय थी मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने कहा कि हम सख्त से सख्त कानून लाएंगे। उस समय हमें मालूम था कि मैक्सिमम वहां पे लाइफ सेंटेंस था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के स्प्यूरियस ड्रग को अगर आप ये करते हैं तो उसके लिए ये सजा थी। तो भाई हमने, आई वाज वंडरिंग कि इससे सख्त क्या हो सकता है, तो वो डेथ पेनल्टी की बात कर रही थी। और आज उसको डाइल्यूट करके फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 10,000 की पेनल्टी और 3 साल की सजा, और सेकंड टाइम अगर ऑफेंड करता है तो 5 साल की सजा, और उसके बाद जो है ये कहते हैं कि वो भी कंपाउंडेबल, सेक्शन 32 में आके कि भाई इसको कंपाउंड कर दिया जाए। मतलब कि आप फर्जी एक इंडस्ट्री करो, पैसे इससे कमाओ, द गवर्नमेंट विल लुक द अदर वे, आप मिसलीडिंग इश्तहार दो, फिर वो कोर्ट में जाओ। तो इतने जो लैक्स हो गए रेगुलेशन, और ये जो प्रोलिफरेट किया हमारे यहाँ कंपनियों ने, और आप आज बात कर रहे हैं स्पेशली चाइना 1+ पॉलिसी के अंदर में कि हम बन जाएंगे फार्मास्यूटिकल सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये है कि हम 25% जो है या 24% जेनरिक ड्रग यूएसए को जरूर एक्सपोर्ट करते हैं। एक हमारा वो टॉप ऑफ द लाइन है जो कि बहुत सतर्क है, क्योंकि उन लोगों को तो इंडिया के रेगुलेटर में कोई विश्वास है नहीं, तो वो अपना एफडीए का वो हरदम यहाँ पे वो उसको वो करते रहते हैं, और शेयर का दाम क्लियरेंस मिल गया तो बढ़ जाएगा, क्लियरेंस नहीं मिला तो जो है 10% गिर जाएगा। ये होता रहता है जब यूएस रेगुलेटर के क्लियरेंस के मुताबिक जो है ऊपर नीचे जो है होता रहता है। तो वहां तो बाहर का आदमी आके रेगुलेट करके वहां जा रहा है। और एक बात और बताएं कि हम एक बहुत बड़े शख्स को जानते थे, ठाकुर साहब जानते होंगे, डॉक्टर रंजैया रेड्डी को मैं पर्सनली जानता था, मैं उनका बड़ा फैन था। वो आईडीपीएल में नौकरशाह थे, वहां से उन्होंने वो किया कि प्रोसेस और पेटेंट का जो उन्होंने वो किया, उसके कारण हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करी, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और एक बार वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये सब बता रहे थे, मैं उनकी कंपनी का वो देखा तो आप नहीं मानेंगे, उनका रिसर्च का बजट जो है हमारे आईसीएमआर से ज्यादा है। इतना बड़ा वो करीब 2000 करोड़ जो है वो खाली रिसर्च में लगाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो जेन्युइन, और वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ऑफ पेटेंट होती है दवा अमेरिका में, वो एकदम लाइन में रहते हैं कि हम पहले फाइल करके उसको जेनरिक वर्जन उसका हम लगा दें। तो एक तरफ तो हमारी ये इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर के बाद सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बनने का वो है, और दूसरी तरफ जो यहाँ पे आपका कॉफ सिरप में जो है मंगा लिया, वो मिलावट करके गैम्बिया में लोग मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, WHO कहता है कि गलत है। आप सबसे पहले कोई आपने उसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह नहीं करी, आपने पहले डिफेंस कर दिया एप्लीकेशन गलत है। तो ये जो, और सीडीएफ उसमें भी अपॉइंटमेंट में भी घपला हो रहा है, ये स्पीड के तरफ से ही लोग दवाइयों को वो कर रहे हैं। अभी देखिएगा वेट लॉस पे करीब 3 कंपनियां लगी हुई हैं, अब देखिएगा वो सबसे हॉटेस्ट ड्रग है, उसका कैसे क्लियरेंस होता है। तो बहुत सारी खामी, और ठाकुर साहब जैसे जानने वाला कोई आदमी नहीं है, और हमें तो ये हैरानी होती है, हम तो ये सोचे कि इट इज अ ग्रेट ऑनर टू बी डिबेटिंग विथ हिम, समझाना कि कुछ जरा पढ़ ले। नहीं, ठाकुर साहब, we cannot debate, we can only discuss with him.
वो तो हाँ वही इतने बार है। आपसे भी आई कैन नॉट डिबेट, आई कैन ओनली डिस्कस विद यू। नहीं 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 हाँ तो हम शीतल जी, हाँ शीतल जी, एक चीज मुझे बताइए, एक मेरे रिलेटिव हैं, मेरे घर के हैं, आप उनके पड़ोसी रहे हैं, सरकारी बड़े मेडिकल कॉलेज में बहुत सालों तक रहे। वो दवा जब की बात होती है तो कहते थे यहाँ से मत दवा लेना, कहते लिख लो बाहर से, उस केमिस्ट से ले लेना। वो हाँ। मतलब एक व्यक्ति जो एक उस पूरी उसका एक बड़ी संस्था का एक बड़ा पार्ट है, उसको अपने मेडिकल कॉलेज की दवाओं पे विश्वास नहीं था कि यहाँ की दवाएं, इसका मतलब 2 लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, एक कोई स्पूरियस चल रहा है, कुछ चल रहा है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो फार्मा कंपनीज है उस पर क्या फर्क पड़ता है? अब ये फेल हो गई तो इसको वो दूसरी वाली लाइन तो एक खुली हुई है ना। तो आप विथ योर एक्सपीरियंस, आप विदेश को भी समझते हैं, आप इस इंडस्ट्री को भी समझते हैं, ये ओवरऑल एक ओपनिंग उसमें कर लें, फिर अगर कोई प्रश्न भी हो तो दिनेश जी से आप वो प्रश्न भी पूछें, और एक ओपनिंग स्टेटमेंट शीतल में। देखिए, हमारे देश में जो उत्पादन का तरीका है, हम इस धंधे में, वो ठीक बताया हमारे मित्र ने इसके पहले कि सॉफ्टवेयर के बाद ये हमारा सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, एक्सपोर्ट में एक सफलता का पर्याय है। दवाई हम सप्लाई करते हैं। इसमें ये समस्या है हमारी कि हमने 2 तरह की प्रणाली मैन्युफैक्चरिंग की अपने देश में परमिट कर रखी। एक प्रणाली तो वो है जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं, और इस प्रणाली के और भी दोष हैं कि इसी तरह की चीजों से जो एक्सपोर्ट अफ्रीका या ऐसे देशों में किया जाता है जहां हमसे भी कमजोर प्रशासनिक इकाइयां हैं, जहां रेगुलेशन के लिए अच्छी बॉडीज नहीं है, कायदे कानून नहीं है, सरकारें ढीली ढाली है, तो वहां हम ऐसे कफ सिरप तक बेच देते हैं जिससे बच्चों की मौत हो जाती है। और हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ तो किसी चीज की कोई गिनती नहीं है, चूंकि वो 150 करोड़ वाली आबादी का मामला है, बहुत जगह बहुत सारी चीजें चल रही। लेकिन हमारे देश में हमारी ही बहुत सारी कंपनियां आज दुनिया के सर्वोत्तम बाजारों के लिए यूरोप में या यूएस में भी सप्लाई कर रही हैं, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग वो करती हैं उसको वो एफडीए स्टैंडर्ड से फैक्ट्री चलाते हुए मैन्युफैक्चर करती हैं। तो उनकी कंपनियों की जांच करने के लिए विदेशी उन देशों ने ऐसी संस्थाएं हैं जिनको अधिकृत कर रखा है कि वो इनकी गुणवत्ता की समय समय पर लगातार जांच करते रहें। और ये जांच करने में कई बार इनमें जब दोष पाया जाता है कि उस गुणवत्ता का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन रोक दिया जाता है, या उनकी सप्लाई रुक जाती है, या उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, या दवाएं वापस हो जाती हैं। ये सब उन पर होता है। तो एक ही देश में हमने 2 प्रणाली रखी हुई है, जैसी हर चीज में हमने रखी हुई है। शिक्षा में जिसके पास पैसा है वो बेस्ट एजुकेशन यहीं पा सकता है या बाहर जा सकता है, बाकी लोगों के लिए घासलेट रखा हुआ है। खान पान में, दवाओं में भी हमने यही रख रखा है। ये तुरंत बंद होना चाहिए। सबसे ज्यादा इस पे हैमर होना चाहिए कि जो बेहतर प्रणाली है, जिसको दुनिया में सर्वोत्तम देश जो ज्यादा अच्छे रेगुलेशन का पालन करते हैं, जिन कानून कायदों से वो दवाएं अपने लिए हमारे देश में बनवा के हमारी फैक्ट्रियों से अपने यहाँ ले जा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं और चेक भी रख रहे हैं, वही चीज हम अपने देशवासियों के लिए क्यों नहीं लागू करते? ये सवाल है। मैं तो कंपनी चला चुका हूँ, मतलब हमारी पारिवारिक कंपनी है, अभी भी चल रही है, बेटा उसको देखता है। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या पैरामीटर्स उसके लिए फॉलो करने होते हैं, और उन पैरामीटर से हम सच बता रहे हैं, भारत में बिकने वाली किसी दवा के दाम को हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम चकित हो जाते हैं, क्योंकि वैसी ही चीज हम बना के जब उनके लिए कर रहे हैं, तो जिस कॉस्ट में हम बना रहे हैं उससे सस्ते में बाजार में वो बिकती हुई मिलती है। यानी उसमें कई लेयर्स का जो कमीशन है वो जारी रहता है, तो निश्चित तौर पर उसमें घोटाला ही हो रहा होगा। और ये तो इन्होंने 50-55 दवाओं की बात की। मुझे तो पूरा विश्वास है कि 90% से ज्यादा हमारी दवाएं जो भारत में बिक रही हैं भारतीय कंपनियों द्वारा, वो स्पूरियस होंगी, और 100% भी हो सकता है। जो भी पॉपुलर ब्रांड है, कोई पॉपुलर दवा है, वो निश्चित जान लीजिए कि उसके डुप्लीकेट्स आ जाते हैं, और खुद बनाने वाली कंपनियां कंप्रोमाइज करती हैं, और वो यहाँ के बाजार के लिए उन्हीं चीजों को मिलावट भरा बना रही हैं। ये बहुत कठिन स्थिति है। और नकली दवाइयों पर आप भागीरथ पहले आए यहाँ दिल्ली में,
जहां इसका बाजार है बिल्कुल मछली बाजार की तरह है। एक ही इस तरह की जेनरिक जो पॉपुलर दवाएं हैं जैसे पैरासीटामोल है, एनाल्जीन वगैरह थी, ये सब है, जितने भी कॉमन दवाएं हैं ये सब बिल्कुल मछली की तरह बिकती हैं, रेट इनके ऊपर नीचे वही हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये एरिया ऐसा नहीं है कि आप इसे मछली बाजार में बेच सकें, और इसकी परमिशन देना भी बिल्कुल अपराध है। लेकिन ये अपराध अनवरत जारी है और इस पर बिल्कुल कोई रोकथाम नहीं। झूठ बोलने वाले अनेक नेता आते हैं, जब कोई घटना हो जाती है इस मामले पे तो उस तरह से बवाल ही नहीं हुआ। देखिए, हमारे रामदेव जी की 50-60 दवाएं, 50-60 उनके प्रोडक्ट, उसमें मिलावट और नकली पाए गए। क्या ऐसे लोगों पर हमारे देश में हम कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखते? मान लीजिए कोई जुर्माना हो गया, इससे क्या होता है? ये अपराध है भाई। जैसे आप गाय का घी नकली बेच रहे हैं, खाने पीने की चीजों में और दवा में नकलीपन जो है, ये ऐसा अपराध है जिस पर बहुत सख्त प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए, रेगुलेटरी और पीनल भी, दोनों, ये दोनों बहुत सख्त होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जैसे वैसे भ्रष्टाचार की वजह से कोई भी एरिया सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस एरिया के सुरक्षित होने से जो नुकसान है, जैसा हमारे मित्रों ने बताया, मैं उसको क्या दोहराऊं, कोविड वगैरह में लूट मार हुई और हमारे 40-50 लाख लोग मारे गए। हमारे पास तो ये गिनती भी सही नहीं है कि कितने लोग कैसे मारे गए। हमारा जैसे प्रोडक्शन के मामले में स्पूरियस है पूरा कैरेक्टर, वैसे ही इन सब के आंकड़े बनाने के मामले में भी वही हाल है। तो बहुत शर्मनाक और दुखदाई स्थिति है, और ये बीच बीच में इस तरह की सूचनाएं आ जाती हैं। लेकिन इन पर अनवरत प्रेशर बनाने की जरूरत है कि भाई एक ही देश में दो प्रणाली कैसे चल रही हैं और हम उसे क्यों चलने दे रहे हैं। रईस देशों के लिए दूसरी प्रणाली, अच्छी प्रणाली, और हमारे गरीब मुल्क के लिए और हमारे जैसे गरीब मुल्कों के लिए दूसरी प्रणाली। ये रेगुलेशन की ये दो प्रणालियां बदलनी चाहिए, और जो बेहतर प्रणाली है सिर्फ उसी को लागू करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, मैं कुछ चीजें हमारे यहाँ भगवान भरोसे चलती, मैं एक छोटा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है बता दूं। सुधांशु मणि मेरे साथी हैं, जिन्होंने वंदे भारत बनाई, वो कहते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने इंजन तो उसमें टॉयलेट रहता है, वॉशरूम, वही इंजन रहा है, वही जगह, और हिंदुस्तान में जब बनाते हैं टॉयलेट नहीं है। यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसी साधना कर लेते हैं, ड्राइवरों को दिखा देते हैं कि उनको जो नित्य कर्म है या जो नेचर्स कॉल है वो उनको नहीं आई। मैं दिनेश जी एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक चीज और, जब मैं इसको कर रहा था कुछ लोगों से, आज मैंने बात की, तो वो कुछ ये मुझे आर्गुमेंट दे रहे थे, देखिए ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं की कंपनी ने बनाई हो, स्पूरियस ड्रग भी है, दूसरे लोग भी करते हैं। तो अब ये बहुत से लोग, और जब मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा हूँ तो बहुत से लोग इसके पीछे छुप रहे हैं, ये तो मैंने बनाई नहीं थी, ये तो स्पूरियस है। तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है? मतलब अगर स्पूरियस यहाँ नहीं है, क्योंकि मुझे जो पता है केमिस्ट शॉप खोलने के लिए आपको एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस फार्मासिस्ट होना चाहिए, तो समवन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये है किसकी जिम्मेदारी कि स्पूरियस है कि असली है कि नकली है, ये कैसे पता लगेगा? इसको दिनेश भाई कैसे, और वहां आप लोग इसको कैसे टैकल करते हैं? इसका जवाब देने के पहले आनंद जी एक चीज बताना चाह था जो बहुत जरूरी है हमको समझने के लिए। हुआ क्या, जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि पहले ना पीनल प्रोविजन अप्लाई किया करते थे कि आपने अगर आपकी किसी प्रोडक्ट से किसी की मौत होती है तो उसको उसमें पीनल प्रोविजन आईपीसी की धारा लगती थी, उसके अंदर उसमें चार्ज किया जाता। अब जैसे आपने बताया जनविश्वास एक्ट के तहत इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया गया है, जहां सिर्फ पैसे जुर्माना देकर निकल जाते हैं। अब ये जरूरी है, मैं इसलिए चाह रहा था इस बारे में बात हो कि ये एक्ट पास कैसे किया, क्योंकि अभी 1 साल पहले इसके एक्ट पास किया गया था। ये रिकमेंडेशन आई थी, एक संस्था है, थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करके। आप जानते हैं कि फंडिंग कहाँ से होती है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये इंडिया के बहुत बड़े एक जो उद्योगपति है उनकी ओनरशिप है इनकी। उन्होंने रेकमेंड किया था कि इस चीज को डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए, और जब ये लिखा गया, जब ये जनविश्वास बिल लिखा गया था, तभी हम लोगों ने इस चीज के बारे में ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई ये आप जो कंपाउंडिंग कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आप जो गलत गुणवत्ता की दवाई बना रहे हैं उनकी पेनल्टी को कम कर रहे हो। तब हमसे ये कहा गया था कि आप स्केयर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, अब बेवजह लोगों को परेशान भरमा रहे हैं कि हम ऐसे कोई चीज करने
मिनिस्ट्री से भी ये क्लैरिफिकेशन आया था, और जो ये ट्रोल आर्मी है इन्होंने भी कहा था कि मैं वहां अमेरिका में रहता हूं, मुझे क्या पता है इस चीज के बारे में। अभी जुलाई में इन्होंने ना जो एक्ट पास हुआ, और एक्ट कैसे पास हुआ, वॉइस वोट से पास हुआ पार्लियामेंट। हमने इसकी प्रॉपर डिवीजन करवाई नहीं, और कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी वॉकआउट कर गई थी उस समय पे, और वॉइस वोट से पास किया गया। अब जब उन्होंने रूल इश्यू किया है जुलाई में, साफ साफ लिखा हुआ है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, कंपाउंडेबल ऑफेंस के कारण। जो मैं बात कह रहा था पिछले साल, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग रूल मेकिंग करेंगे, जहां जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूल्स बनाने की, उसकी कोई मतलब वो बुला के पूछेंगे भी नहीं कि किस तरह से ये थिंक टैंक्स जो हैं इनकी बात मान के हम लोग रूल्स बना रहे हैं। अब कल ये एक्ट रूल्स फोर्स में आ जाएंगी, इसके बाद तो जो गलत दवाई बनाने वाले हैं तो 20,000 रुपए देके छूट जाएंगे। क्या करेंगे हम उसके बारे में? अब उसके बाद में आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी बात बता रहा हूं मैं। देखिए क्या होता क्या है ना कि ये कह रहे हैं कि काउंटरफीट दवाई है, स्पूरियस दवाई हमारी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी की जब दवाई पकड़ी जाती है ये लोग यही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास ना पूछने वाला है नहीं कि भाई बताओ आपको कैसे पता है कि स्पूरियस है। नियम ये है, शीशल जी जानते हैं क्योंकि ये डायरेक्टर रह चुके हैं, नियम ये है कि हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, स्टेट का एम्प्लॉय होता है ड्रग इंस्पेक्टर, हर स्टेट का अपना ड्रग इंस्पेक्टर कार्ड रेट होता है। जैसे महाराष्ट्र का FDA है, वो लोग जाके क्या करते हैं, केमिस्ट शॉप से दवाई खरीदते हैं, पैसे देके दवाई खरीदते हैं और उसको सील करते हैं। एक उसका अंश उसके फार्मासिस्ट के पास होता है, एक अंश हम लोग स्टेट की ना रकम जो टेस्टिंग लैब है उनके आने। तो जब दवाई आप खरीद रहे हो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भाई किस कंपनी की है, कौन सा बैच नंबर है, कब एक्सपायरी डेट है उसकी पूरी पेडिग्री उसके ऊपर लिखी हुई है। पर होता क्या है कि क्योंकि हम लोग जब भी दवाई कंपनी पकड़ी जाती है तो कहते हैं कि हमारी दवाई नहीं है, ये तो किसी का गलत आदमी ने बनाया, हमारा नाम लिख दिया उसके ऊपर। आपके पास साधन है, आप जाइए, क्योंकि उस जो अंश सील किया हुआ है उससे ट्रेस कीजिए, क्योंकि जो केमिस्ट शॉप है उसके पास तो खरीदने के बिल तो होंगे ना, जो होलसेलर से उसने खरीदी है उसके पास बिल तो होंगे। किस होलसेलर से खरीदे आपने, होलसेलर ने किस कंपनी से खरीदे, ये ट्रेस करना बहुत आसान है। और इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये सब इंडस्ट्री का ना बोलने का इनके टॉकिंग पॉइंट्स हैं भटकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है 2 दिन हम लोग बात करेंगे उसके बाद ये बात आई गई हो जाएगी और कुछ और हमारा ध्यान किसी और चला जाएगा। शीतल जी बोल रहे हैं। शीतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये काम डिजिटली किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से ये बहुत सरल हो गया है। जब हम इन दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करते हैं, अगर हम इसमें कोई गवर्नमेंट की कॉस्ट नहीं आनी है, एक फैसला आना है। हम उसमें ये प्रावधान कर सकते हैं कि ये सब चीजें सेंट्रल पूल से, एक डाटा सेंटर से जुड़ जाएं। जब कंपनी से दवाई बनी, उसका बैच, उसके डिटेल, उसकी क्वांटिटी सब डाटा बैंक में चली गई, सेंट्रलाइज डाटा में, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, वो डिटेल्स भी उसमें है। और ये पब्लिक ओपनिंग के लिए होना चाहिए, पब्लिक इसको चेक कर सके, एजेंसीज भी चेक कर सके, और हर दुकान पे कौन सी दवाई कितनी है ये आदमी को ऑनलाइन पता होगा। तो इसमें स्पूरियसनेस जीरो की जा सकती है टेक्नोलॉजी से। लेकिन सवाल वही है, फिर वही बात है कि चूंकि इन कंपनियों से भारी भारी चंदा लिया जा रहा है, हम तो उनको जान रहे हैं जिन्होंने इसमें ये मतलब व्हाइट चेक दे के पैसा दिया था। लेकिन जो कैश देते हैं, हमारे यहाँ हर चीज का तो बड़ा हिस्सा कैश है और इन सब लोगों को देते हैं, और वो ज्यादातर ये नकली और बेईमानी वाले लोग हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अरुण भाई, मैं बस एक चीज दर्शकों को बता दूं, क्योंकि वो आया है, मुझे उसमें दिक्कत नहीं, और आप भी उनको ठीक से जानते हैं। ये जो ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन है ना, ये 1980 रिलायंस का है, हमसे पूछिए। आज से है क्या? रिलायंस का है, हमसे पूछिए। हाँ, आज से नहीं। और सबसे बड़ा सुनिए, मैं इस फाउंडेशन को बहुत पहले से जानता हूं। उनका कोई दखल जो है फार्मास्यूटिकल में नहीं है, लेकिन ये जो है अच्छे लोगों को। अरे अरुण जी, समधी का है, पीरामल पूरा उनका समधी का घर, कैसी बात कर रहे हैं? घर की बात है भाई। नहीं, वो सब ऑब्जर्वर ग्रुप जो है, इसमें अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए मैं तो रिलायंस से बहुत लड़ाइयां लड़ चुका हूं, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं लड़ा है।
तो और आप जो कह रहे थे ना, चलिए हम लोग कहीं किसी और दिन बात करेंगे, नहीं तो बहस कहीं और चली लेकिन जाएगी। हाँ, ये जो उन्होंने रेकमेंड, देखिए जो मैं ये कह रहा था, कानून जो है ये पैसे वाले पैसे वालों के लिए बनाते हैं, उनका डायरेक्ट रिश्ता है, जिसके पास ही हु हैज गॉट द गोल्ड ही कॉल्स द शॉट। जी एक सेकंड और मैं अभी मुझे बात करते करते ख्याल आया, दरअसल अपोलो ग्रुप का फार्मेसी का चेन है, पूरे देश में उनकी दुकानें हैं, और वो इस प्रणाली को ऑलरेडी प्राइवेट लेवल पे अपने कंजम्पशन के लिए लागू कर चुके हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर भी बन के ऑलरेडी उपयोग में है। उनको पता होता है कि उनके किस स्टोर पे कौन सी दवा इस समय कितनी मात्रा में, किस बैच की, किस एक्सपायरी की, सारे डिटेल्स के साथ उनको अपने सेंट्रल उसमें पता होता है। तो यानी ये चीज ऑलरेडी की जा रही है, सिर्फ आपको इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार से जोड़ देना, सरकारी प्रणाली से और जनता से जोड़ देना। नहीं, वो तो उनका देखिए सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर है। एक और कंपनी है मेडी प्लस करके, उसने भी जो है बहुत सारे स्टोर्स खोले हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। एक जगह रजिस्टर हो जाइए, कहीं भी चले जाइए, वो आपको डिस्काउंट भी अच्छा देते हैं, अपोलो वाले भी देते हैं। तो ये जो स्पूरियस दवा है, देखिए स्पूरियस दवा एक बहुत बड़ा धंधा है। मैं किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा था कि आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं, तो कहते हैं अपना काम करें कि मैं इन लोगों के पीछे जाएं। और पूरे हिंदुस्तान में 25 से 30% जो है नकली दवाइयां बिक रही हैं, एंड मोस्टली इन दी नॉर्थ रूरल। देखिए एक डॉक्टर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, यहाँ ये मात्रा 80% से ज्यादा है। यस यू आर राइट। और एक डॉक्टर जितना पैसा अपनी फीस से नहीं कमाता है, उससे ज्यादा कि वो रोज दवाई लिखता है और उस दवाई से वो किकबैक कमाता है। यस ऐसे ऐसे है कि डॉक्टरों से खाली दवाई लिखा के वो फार्मास्यूटिकल कंपनी वो चल रही है। तो ये इतना ज्यादा अब्यूज है, और स्पेशली ये जो लॉ चेंज कराया, इट वाज टोटली अनवारंटेड। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यही साफ साफ दिखाता है कि ये जो सरकार, जो पहले सुषमा स्वराज का मैं नेट पर खोज के निकाल दूंगा कि उन्होंने कहा था डेथ पेनल्टी, कहां डेथ पेनल्टी और कहां कंपाउंडिंग। तो ये जो है पैसे वालों की सरकार है और पैसा कमाने वालों की सरकार है। मेरा एक अनुरोध है ठाकुर साहब से कि देखिए आप एक ट्रस्ट तो वो बनाए हुए हैं, चलाते हैं, उसमें कुछ एक्टिविस्ट लोगों को लीजिए जो कि इस चीजों को लॉबी करे और इस चीज को निरंतर जो है पब्लिक फोकस में लाए। क्योंकि जो मैंने आपको कोरोना का जो वैक्सीन के बारे में बताया, मैंने चूंकि घर बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था, और मैं वैक्सीन ले नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी एक मेडिकल कंडीशन थी इन्फ्लेमेशन की, जिससे कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था। तो उस समय हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया जो एक्सपर्ट लोगों से, उनसे भी एडवाइस नहीं ली जा रही थी। ये पूरा धंधा चल रहा था पैसा कमाने के लिए। और वो कोई अफसर रहा होगा जिसको मैंने आरटीआई में लिखा, तो वो मैंने सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट के लिए लिखा, वहां से एनआईवी में हार्ड कॉपी एनवलप में पूरा लिख के आया कि हमने 2000 अप्रैल के बाद जो है कोई भी इनको स्ट्रेन वैक्सीन का नहीं दिया। और इन्होंने क्या किया, आईसीएमआर ने 5% रॉयल्टी रख ली। 5% रॉयल्टी जो डिसीजन मेकर है वो उसमें कट ले रहा है। किस बात का? एक पैंडेमिक में एक वायरस सप्लाई करने का। और जो चीज बिकनी चाहिए थी 50 रुपए में, उसको सरकार ने जो है 150-200 रुपए दिए और आम जनता से जो है 1000 रुपए दिलवाए। तो ये आप समझिए कि कितना बड़ा डिस्टॉर्शन। माने एक पैंडेमिक जो एक होता है ना कि एवरीबडी लव्स अ फ्लड, एवरीबडी लव्स अ ड्राउट, तो वही कंडीशन हो गई कि एवरीबडी लव्ड अ पैंडेमिक, इन लोगों की तो चांदी हो गई। तो ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं, ये क्योंकि देखिए ठाकुर साहब उसके जानकार हैं, उस एरिया के हैं, और ट्रस्ट भी बनाए हुए हैं, क्योंकि इनकी बातों से भी लगता है कि भाई अगर पैसे मिले किसी विसिल ब्लोअर में तो उसको प्लाउ बैक करो फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, जो कि अच्छे अच्छे लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं इनकी दुगनी इज्जत करता हूँ।
तो ऐसा हम लोगों के पास लॉबिंग पावर नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो वहां जाते हैं, कहते हैं हमें। देखिए एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये कानून उनकी लॉबी ने, इससे हल्का कानून आप बना नहीं सकते थे। दिस इज द वर्स्ट legislation or the best legislation that the pharma industry could have asked for. ये पूरा आई वॉश है, और इस तरह से जो कानून बनता है और जो पुराने कानून को ताक पे रख दिया गया तब बनाया गया, तो इसका जो है, जैसे आज हुआ, एक पब्लिक एजुकेशन होता है, लोग समझते हैं कि भाई क्या हो रहा है। हाँ अरुण जी, हम इसको अब थोड़ा कंक्लूड करेंगे। दिनेश जी, वो एक तो आपको वो मिल गया, सुषमा स्वराज का स्टेटमेंट मिल गया, मैं इसके साथ लगा दूंगा। ये अगस्त 2003 का है, इंडिया टू इंट्रोड्यूस डेथ पेनाल्टी फॉर पेडलिंग फेक ड्रग्स, और कोट अनकोट है, प्रॉफिटिंग अभी तक याद है हमको 2003 का। जी आनंद साहब, 2003 का अभी तक हमें याद है। आप कुछ देसी दवा खाते होंगे उसके लिए। याद हम इस तरह की चीजें याद रखते हैं, एक्टिविस्ट। प्रॉफिटिंग फ्रॉम स्पूरियस ड्रग दैट माइट हार्म or kill innocent people is equivalent to mass murder, said Mrs. Swaraj after receiving an interim report. ये उनकी थी और ये उनके रिकमेंडेशंस थे। खैर, मैं दिनेश जी आप जरा वे फॉरवर्ड कर लें, क्योंकि इसको क्लोज करेंगे। जी ये तो हो गया, लेकिन एज अ पेशेंट, मैं पेशेंट हूँ, अब ये तो अभी भी केमिस्ट शॉप में ड्रग रखी हुई है, अब इसको खरीदें ना खरीदें, क्या करें, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें आप एक तो इस पे कुछ बता दीजिए, और जैसा अरुण जी कह रहे हैं कुछ वे फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या किया जा सकता है। अगर सोशल मीडिया वाले इस देश की डेमोक्रेसी को, मैं ये नहीं कहूंगा वो, लेकिन अगर उनका एक योगदान हो सकता है, तो इस तरह की एक सोशल कॉज के लिए भी थोड़ा अवेयरनेस किया जा सकता है। तो पहली चीज, आम आदमी क्या करे, उसको अगर वो केमिस्ट शॉप में जाके क्या करे। नहीं आनंद जी, देखिए दो चीज अच्छी हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल से ना प्रेशर बनाने के कारण आज एटलीस्ट हमारा जो रेगुलेटर है ये सूचना एटलीस्ट दे तो रहा है। क्योंकि ये बात नहीं कि पहली बार ये चीज होगी, हमारे बहुत सालों से होती जा रही है, और ये हर महीने आती है रिपोर्ट। ये इस बार इन्होंने नाम साझा किए हैं, और मुझे लगता है कि हम जैसे लोग इस पर प्रेशर बना के रखिए, भाई बताओ, कि एटलीस्ट बताओ तो सही कौन सी कंपनी है, क्या कर रही है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो खबरें आ रही हैं, ये हमेशा ना इंग्लिश मीडिया का होकर रुक जाती है। इसीलिए आपका ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो ज्यादातर इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश वेबसाइट्स नहीं देखते, उन तक भी ये न्यूज आना बहुत जरूरी है आनंद जी। क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या उस चीज के बारे में ना। तीसरी चीज ये है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर से प्लीज पूछे तो सही कि हमने ये चीज पढ़ी है, अखबार में आया है, न्यूज में रिपोर्ट हुआ है, मैं आनंद जी का प्रोग्राम देखा है, आप बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके पास और भी पेशेंट्स आए हैं, इनको लग रहा है कि इनकी दवाई काम कर नहीं रही। क्योंकि हम लोग करते क्या है, जब दवाई काम नहीं करती है तो वापस जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, कहते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई काम नहीं कर रही है। होता क्या है ना आनंद जी, डॉक्टर लोग भी, उनको पता नहीं होता, लोग कहते हैं कि आपकी दवाई बदल देते हैं, और हम लोग ये कभी नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब दवाई बदल क्यों रहे हो आप, ऐसी क्या कमी है इस दवाई के अंदर जिसके कारण आप जो पहले वाली दवाई लिखी थी आपने उसको चेंज करके दूसरी वाली दवाई दे रहे हो। क्योंकि नियम ये है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं क्योंकि मेरी दवाई काम नहीं कर रही है, नियम ये है कि डॉक्टर को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, और डॉक्टर से पास इतना टाइम होता नहीं है और रिपोर्ट करते नहीं है। जब रिपोर्ट नहीं करते तो सरकारें कहती है भाई हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं कि कोई दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जैसे लोग जो हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये जरूर पूछें डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब दवाई चेंज कर क्यों, बदल क्यों रहे हो, और जब बदल रहे हो दवाई तो बता रहे हो किसी कि मैंने पेशेंट की दवाई लिखी है और दवाई काम कर नहीं रही है। जब तक बताएंगे नहीं, हम जैसे लोग रेगुलेटर के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमारे पास ये है, तो कहते हैं हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, तो हम लोग आपकी बात कैसे मान लें इस चीज के बारे में। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। जी शीतल जी, मैं आपसे बस चलते चलते कंक्लूडिंग रिमार्क, ऐसे में दिलीप मंडल साहब आ जाते हैं और वो इसको इतना जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम सब लोग एक जैसे है ना, हम लोग राष्ट्रद्रोह टाइप कुछ काम कर रहे हैं, देश में गलत खबरें कुछ इस तरह का उनके ट्विटर पे लगातार के चले जा रहे हैं। एक ये, और दूसरा जो आपने जहां कहा, जो खास करके जहां से हम लोग आते हैं वहां पे इसका कितना बैलेंस है, वो एक आप कंक्लूड करके एक बार दर्शकों के लिए बता दीजिए, फिर भी। तो देखिए, इस तरह की बहुत रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, जहां भी शिक्षा का उस तरह से नहीं है, सामाजिक हस्तक्षेप नहीं है,
ऐसे मामलों में तो बहुत पीछे हैं जो, तो वहां ये इस पूरी ड्रग्स का बाजार एकदम भरा हुआ है। और ये वो भाव से चलता है कि अगर 15 रुपए में कोई एक कंपनी बॉक्स दे रही है तो दूसरी कंपनी मिट्टी मिला के 14 रुपए में दे देगी, लेकिन मार्केट छीनने की कोशिश करेगी। और इस कंपटीशन से, चूंकि रेगुलेटर सिर्फ रिश्वत ले रहे हैं, इस कंपटीशन से जो जिले में ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं सिर्फ रिश्वत ले रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ लेबर इंस्पेक्टर होता है, वैसे ड्रग इंस्पेक्टर अनफॉर्चुनेटली एक्ट करता है, जैसे थानेदार करता है, सब एक ही जैसा हो, इंस्पेक्टर टर्म में एक ही सब हो गए। तो ये इसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। और ये हमारे आपको तो जो हम आप कर रहे हैं यही कर सकते हैं, और ये करना चाहिए। नागरिक बोध जितना हम विकसित कर सकें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है बहुत सारे सवालों पर। लेकिन ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये जिंदा रहने और मर जाने के बीच का कई मामला है, इसलिए इस मामले की पूरी गंभीरता होनी चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं आपसे इजाजत भी लेना चाहूंगा, तो कार्यक्रम अगर आप कंक्लूड कर दें तो अच्छा है। आप ना निकले, बस कंक्लूड कर रहे हैं, एक दो तीन मिनट में। अरुण भाई, बस एक चीज आप बता दीजिए चलते चलते, कि ये हिंदुस्तान में एक बड़ी भारी भारत में दिक्कत ये हो गई है कि लोग इसमें बोलने को नहीं तैयार है, क्योंकि डॉक्टर इसलिए नहीं बोलता, उसको लगता है कि वो कमीशन बंद हो जाएगा। आप फार्मा वाले जाए, वो इसलिए नहीं बोलता। इस पे बोलने वालों की इतने कम, मतलब सब गूंगे हो जाते हैं। तो इसको इस समस्या को कैसे एड्रेस किया जाए, इस पे अरुण जी आपका क्या विचार है? अरुण जी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इंडस्ट्री में जो अच्छे लोग हैं वो भी बोलने से डरते हैं, क्योंकि वो रेगुलेटेड हैं। आप एक बात मार्क करिएगा कि महाराष्ट्र, बॉम्बे रीजन, हैदराबाद रीजन, कर्नाटक रीजन, यहाँ पे ये सारी रेप्यूटेड एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल में एक गुजरात का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं उसके बारे में अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, यहीं पर छोड़ देता हूं। इसीलिए ये डाइल्यूशन हुआ। जितना भी है वो बहुत ज्यादा ओरिजिन, वहां पे उतना रिसर्च नहीं होता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है, सब स्टैंडर्ड वो सब हो रहा है। तो जो आप कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जनता के लिए बोलने वाला कोई है ही नहीं, और एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत जरूरत है। भाई, डॉक्टर एक तरफ है, अगर उसको दवाई ठीक नहीं मिली, डायग्नोज हो गया कि इसको ये है, और उसके बाद पता चला कि असेंशियल ड्रग में अडल्ट्रेशन है, स्प्यूरियस ड्रग है, तो जो आदमी को और सब चीजें मिली उसके कारण वो मर जाएगा। और हर जगह अपोलो नहीं पहुंचा है, हर जगह जो मैंने आपको बताया मेडी प्लस नहीं पहुंचा है। जब ये चेन पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमने कर्नाटक में देखा, जहां मेडी प्लस पहुंचा, 2-4 दुकानें जो थी वो बंद हो गई। लेकिन वो बिहार में फंक्शन करे ये बड़ा मुश्किल है, यूपी में करे वो मुश्किल है। तो देखिए, इसका समाधान बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तो अवेयरनेस, और दूसरा कि एक ऐसी बॉडी को फंड करना कि जो लोग बोलें इसके खिलाफ। वो 2-4 ऐसे बढ़िया मैगजीन में लिखने से नहीं होगा। जो आपने आज काम किया, ये अगर बात 50,000 लाख लोगों तक पहुंचती है तो एक अवेयरनेस होती है और एक डिस्कशन का माहौल बनता है, और ये बहुत जरूरी है। दीज आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी हैव टू लेट पीपल नो, इन्फॉर्म। दिनेश जी, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इसलिए आपसे, क्योंकि आप इसमें सबसे, हम सब लोगों में यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड एज फार एज दिस। लेकिन मैं एक चीज और जरा आपसे एक चीज और पूछ लूं कि ये पता सबको है, हम सबको, लेकिन पहुंचे कैसे? जैसे अरुण जी कह रहे हैं, हम लोग को भी लग रहा है आप वहां पे हैं। भारत में अगर आपके कुछ इस तरह के कंटैक्ट हैं तो बोलने को तो तैयार हो, मतलब ये एक इतना बड़ा समस्या रहती है। अरुण जी को मैंने कहा, ये तुरंत ही वाज मोर देन ये नहीं बिल्कुल आएंगे, इस पे करेंगे, मैं अपनी पढ़ाई कर ले रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक। इस समस्या को कैसे हैंडल करते हैं आप? वहां पे भी ये दिक्कत होगी। देखिए आनंद जी, दिक्कत तो है, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि इंडिया में मतलब लोकल लोग बोले मेरे से ज्यादा, क्योंकि मेरे हमेशा ये कहते हैं कि तुम वहां रहते हो, तुमको क्या पड़ता है यहाँ रहने से। अरे भैया, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरी फैमिली रहती है, जरूरी थोड़ी है कि मैं यहाँ रहूँ तो बोलूँ नहीं इस बारे में। मेरा साढ़े 10 साल से इस चीज पे काम किया है। धीरे धीरे होगा, जिसमें क्या होगा ना कि हम जैसे लोग बोलेंगे तभी लोगों में थोड़ी हिम्मत आएगी। अरुण अग्रवाल जैसे लोग बोलेंगे, थोड़ी हमारे में हिम्मत आएगी। जो लोग, मतलब देखिए, आजकल प्रशासन ऐसा हो गया है कि लोग डरने तो लगे हैं। आपको पता ही है कि एनवायरमेंट कैसा है आजकल, पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है। कुछ बोलो तो फिर
स्टेट की मशीनरी आपके पीछे पड़ जाती है उल्टे सीधे तरीके से। तो लोग डरते तो हैं, पर नहीं बोलेंगे तो आनंद जी हमारा ही ये नुकसान है इसके अंदर, फैमिली का नुकसान है। जैसे मैं कह रहा था ना, जिससे हमें हमको सोचना पड़ता है इसके बारे में, जब हमारे घर में किसी की मतलब तबीयत खराब होती है, किसी को अस्पताल ले जाना होता है, उस समय समय नहीं होता इस चीज के बारे में बात करने का। अगर हम इस समय बात नहीं करेंगे, जब जल्दी होगी, जब ये किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा, तब हमारे पास समय नहीं होगा पूछने के लिए कि भैया दवाई सही है नहीं है, काउंटरफीट है, स्पूरियस है, सबस्टैंडर्ड है, किस कंपनी की दवाई है, इनका कोई रिकॉर्ड है नहीं है, किस तरह की रिकॉल हुई है नहीं हुई, कौन पूछता है? उस समय समय होता है कि हमारे पास पूछने के लिए? अभी है समय। इस समय अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आगे हमें ही नुकसान होगा, हमारी फैमिली को नुकसान होगा, और किसे होगा फिर इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई और अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट अस नहीं ट्राई टू कंटिन्यू दिस थिंग। ये तो जन जागरण की बात है, एज अ CSR ऑफ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इसको करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।